हेलो दोस्तों, आज बार पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। हमने पिछले वीडियो में लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को और नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था और उससे पहले उसको नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किया था उस पर। आज हम नंबर सिस्टम से ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें लेखपाल परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ में इस प्रश्न से संबंधित अगर कुछ कंसेप्ट होगा तो उसको साथ साथ ही क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपको इस तरह का प्रश्न अगर आए तो आपको फ्यूचर में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा ना, इसलिए कंसेप्ट को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है उसमें कि यदि किसी संख्या के 1/3 और 1/5 का योग 64 है, ठीक है, 1/3 और 1/5 का योग 64 है, तो हमें संख्या क्या होगी ये पता करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैंने जो बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व किया जा सके और टाइम भी आप लोगों को बहुत कम लगे। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, संख्या जैसे मान लीजिए संख्या x है जो हमें निकालना है ना, संख्या जो है x है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या के 1/3 यानी x/3। फिर दिया हुआ है कि संख्या का 1/5 यानी x/5 का योग, इसको ऐड किया हमने, दिस इज 64। ये हो गया है ना। दिया हुआ है यदि किसी संख्या के 1/3 और 1/5 का जो योग है उसका जो हम जो ऐड करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होता है। तो वो नंबर क्या है, जो ओरिजिनल संख्या क्या है, वो क्या है, वो संख्या हमने x माना, तो 1/3 मतलब x/3, 1/5 मतलब x/5 और तो इसको ऐड किया तो 64 हो गया। तो सिंपली हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका होगा 15, 3 5 जा 5x हो गया, ये प्लस हो गया 3x इक्वल टू 64 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 8x, ये हो गया 8x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे साथ ही, ये 64 इंटू 15, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब x इक्वल टू आ गया 64 इंटू 15 डिवाइड बाई 8, 8 8 जा 64 और 15 8 जा 120, है ना। तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। दिया होगा कि संख्या का 1/3, अगर संख्या हमने x माना तो 1/3 मतलब संख्या का 1/3 मतलब x/3, फिर 1/5 मतलब x/5 और दोनों का योग तो दोनों का एडिशन इक्वल टू 64। बस जो फॉर्मूला जो सिंपल इसको ऐड कर लिया हमने एलसीएम लेके, हमें मेरा x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती, 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। अब याद कीजिए, कल जो पिछला वीडियो था जो हमने डाला था उसमें डिविजिबिलिटी का बहुत सारा रूल आपको बताया था और इसीलिए वहाँ पे बता दिया था कि आगे आपको उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने वहाँ पे 2 से लेके 11 तक का, कब 2 से लेकर 11 तक कब डिविजिबल होगा कोई भी नंबर इस नंबर से, उसका सारा कंडीशन हमने बताया था। आपको याद होगा 3 से मैंने बताया था कि 3 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगा, जब उसका एडिशन जो है, जब उसको ऐड करेंगे सारे नंबर को, वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तब देखिए, सिंपल है, सबको ऐड करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, सबको ऐड कीजिए। इसको ऐड करना है। देखिए 6 1 7 7 5 12 2 14 14 7 21 28 20 21 29 30, ये 130 हो जाएगा इसका एडिशन। तो नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होना है, ये पूछ रहा है। 3 से कौन सा डिवाइड होना है वो नहीं पूछ रहा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, है ना। ये देखिए 9 2 11 11 7 18, ये 0 है तो 18 ही, 18 3 21 21 5 26, ये 27 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमें पूछ क्या रहा है, ये ध्यान देना। इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कन्फ्यूज नहीं होना है। ये अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तेजी में पढ़ते हैं और नहीं यहाँ में अंतर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं 8 1 9
9 2 11 11 4 15, ये 0 है 15 ही, 15 6 कितना हो गया 21, 21 3 24, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 24, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल है। अब एक ही बच गया लास्टली, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। वैसे एक बार देख लेते हैं, 8 7 15, 15 2 17, 17 9 17 4 21, 21 5 26, 26 9 26 हुआ 9 35, 35 3 38। देखिए ये 38 आया इसका एडिशन, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यही हमारा डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमने पहले ही सारा कंडीशन कर लिया था, सारा तो आसान है, थोड़ा सा 7 से और 11 से ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे से उसको समझना है। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया, उसको आप देख लीजिएगा। फिर है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसमें देखिए 4 भिन्न है, ये 35/36 है, 9/22 है, 7/16 है, 2/3 है। इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न है, किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वो हमें पता करना था। ऐसे तो इसके पहले कंसेप्ट को हमें समझना होगा। कुछ इसका रूल आप समझिए कि कुछ रूल ये है कि भिन्न मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, कंसेप्ट समझिए फिर, ताकि ये छोटा बड़ा संबंधित कोई भी प्रश्न हो भिन्न से, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। हर और अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और हर ऊपर के अंश नीचे का हर। अब देखिए अगर कितना भी भिन्न होगा, अगर देखना है पहले हमें हर में अगर सेम नंबर हो, इसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन हर में अगर सेम नंबर हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4/5 है, फिर मान लीजिए 8/5 है, फिर मान लीजिए 2/5 है, ऐसे करके अगर देखेंगे, अगर नीचे में अगर सेम हो, सभी भिन्न में नीचे में हर अगर सेम हो, तो अंश जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, अंश में जो अंश का जो नंबर है, डिजिट है, वो अगर जितना बड़ा होगा तो भिन्न जो है, फ्रैक्शन जो है उतना ही बड़ा होगा। ये तब होगा जब हर सेम हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 वाला सबसे बड़ा है 8 इसमें, तो 8, तो ये भिन्न जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर हर में सेम हो, हर में सभी जितने भी हर के डिजिट हैं अगर इक्वल हो, तो हर हम देखना नहीं है, अंश जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। फिर आते हैं, अगर हर मान लीजिए डिफरेंट हो, अंश अगर बराबर हो, उसको ऐसे समझिए आप कि जैसे अंश अगर बराबर हो, ऊपर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5/7, 5/8, 5/12, 5/17, मतलब ऊपर हमने किया जब हर बराबर था। अब देख रहे हैं जब अंश बराबर है, जब अंश बराबर हो तो याद रखना है जो भिन्न, जो हर में जो जितना छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। हर अगर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा होगा, हर अगर सबसे बड़ा है तो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, देखिए सबसे बड़ा 17 है, तो ये जो भिन्न होगा 5/17 वो सबसे छोटा होगा। हर सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा, हर सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा, हर सबसे छोटा भिन्न सबसे बड़ा। हर सबसे छोटा 7 है, भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा सबसे बड़ा और ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो उसी के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में भी इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने 2 चीज़ सीखा, हर अगर बराबर हो तो अंश देखेंगे, जो अंश का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना ही बड़ा होगा। अगर अंश बराबर हो तो हर का वैल्यू देखेंगे। इस केस में उसका उल्टा होता है, हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतना ही छोटा होगा। यानी अगर हर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। किस केस में? जब अंश का वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, ये 2 चीज समझ में आ गया। और अगर हर और अंश ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हो, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हो, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे भिन्न होंगे, उसको समझ लीजिए बहुत सारा 4-5 भिन्न है, तो देखना है हर के डिफरेंस
जो अंश है, अंश का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए अब इसको समझिए, ये 2/3 है, ये 5/7 7 है, ये मान लीजिए फिर 8/15 है। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन है उस केस में बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, देखेंगे हर का डिफरेंस या अंश का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है, यहाँ पे देखिए अंश का डिफरेंस सेम है, 2 5 का 3 का डिफरेंस, 5 8 का 3 का डिफरेंस, और फिर अगर 3 का डिफरेंस, तो उस केस में क्या होगा, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, जो अंश जितना बड़ा होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। समझ में आई बातें? जो अंश जितना, अगर हर का डिफरेंस, अंश का डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, अंश का डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा हो, तो जो अंश का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह हर का अगर अंश अलग अलग हो, अंश का डिफरेंस सेम नहीं हो, और हर का डिफरेंस, अगर हर का डिफरेंस यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, उस केस में भी क्या देख करना है, जो अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। ये याद रखना है। 4 कंसेप्ट हमने समझा कि जो ये अंश, अगर अंश का डिफरेंस अलग अलग अगर सेम होगा, तो जो अंश का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना बड़ा होगा। अगर हर का डिफरेंस सेम होगा, मान लीजिए अगर इसमें यहाँ पे ऐसे करें कि मान लीजिए ये 7/5 है, फिर मान लीजिए 2/8 है, फिर मान लीजिए यहाँ पे 5/11 है, फिर मान लीजिए यहाँ पे 6/14 है। ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसमें तो पता नहीं, डिफरेंस अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, सभी में 3 का डिफरेंस है, तो सेम डिफरेंस है। सेम डिफरेंस हो, फिर देखेंगे जो कौन सा अंश का वैल्यू सबसे बड़ा है। देखिए ये सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये जो भिन्न होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। सिंपली जो वैल्यू सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा है, ये तो सबसे छोटा जो है भिन्न होगा वो ये होगा। उसी के रिस्पेक्ट में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हर और अंश से कैसे हमको भिन्न का बड़ा छोटा पता करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब तो रूल मैंने बता दिया, कंसेप्ट हम बता दिया आपको कि भिन्न को कैसे बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 35/36 है, 35/36, फिर दूसरा है आपका 9/22 है, फिर तीसरा है 7/16 है ना, और एक लास्ट वाला है 2/3 है। देखिए न इसमें हर सेम है, न अंश सेम है, न डिफरेंस जो है वो सेम है, किसी न अंश का हर का डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो भाई फिर इसको कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया। घबराएं नहीं, इसको भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का भिन्न हो, अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा हो, तब भी हम बहुत जल्दी में और फुल एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखना है आपको। अब देखिए इस 2 को लेना है, इस 2 भिन्न को लीजिए आप, है ना, 35/36 9/22 है ना, इस दोनों भिन्न को लेते हैं। अब देखिए कि इसमें से इस दोनों में कौन बड़ा है, बहुत आसान से पता कर सकते हैं इस दोनों में कौन बड़ा है। तो इसका जो ऊपर वाला अंश है ना, इसका जो ऊपर वाला अंश है और अगले वाले के हर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए तो ये देखिए 35 × 22, 35 × 22 होगा, और अगले वाले का जो अंश है उसके पिछले वाले के हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 × 36। क्लियर है, 9 × 36। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों अब बता रहा हूँ। अब ये वैल्यू जो है बड़ा होगा इससे, देखने लगा कि 9 × 36 है, ये 35 × 22 है, तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये भिन्न जो है 35/36 जो है वो इससे बड़ा होगा। समझ में आई बातें? मतलब इसके अंश से इसके नेक्स्ट वाले के हर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा, फिर अगले वाले के अंश से पिछले वाले के हर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा। तो जिसका अंश वाला जो वैल्यू ज़्यादा आएगा ना, जो वैल्यू ज़्यादा आएगा वही भिन्न बड़ा होगा। इस दोनों में से देखिए, इस दोनों में से ये वैल्यू बड़ा आएगा डेफिनेटली, तो ये भिन्न जो हो गया फिलहाल इसमें बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब इसको चेक कर ले कुछ तरह, बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। देखो ये देखिए आप,
35 इंटू 16 है, 35 इंटू 16 है और 36 इंटू 7 है ना। तो फिर देखिए आप कि 35 इंटू 16 जो होगा, 35 इंटू 16 जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा 7 इंटू 36 से। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे ही पता चल जाएगा हमको। फिर इससे तो बड़ा ये हो ही गया था, फिर इस वाले से भी ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक में तीनों में सबसे बड़ा ये हो गया। फिर इससे इसको करेंगे, देखिए फिर से 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, ठीक है, और 36 इंटू 2 हो गया। तो 35 इंटू 3 ये 105 होता है और ये 36 इंटू 2 तो ये छोटा हो जाएगा। तो फिर से ये मतलब यहाँ पे भी देखिए 35 इंटू 3 ग्रेटर देन 36 इंटू 2 होगा, 36 इंटू 2 होगा। क्यों? ये तो 105 हो गया क्लियरली, ये जो होगा हमारा 6 2 12 72 हो गया, है ना, ये 72 हो गया। तो अब ये पता चल गया हमें कि ये भिन्न जो होगा ना ये सबसे बड़ा होगा, ये वाला जो होगा सबसे बड़ा होगा। चूंकि हमें यहाँ पे समझाना था आपको इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखिए कुछ नहीं करना है, 35 इंटू 22 ये करेंगे, पता चल जाएगा ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया। फिर वैसे ही 35 इंटू 16 किया, 36 इंटू 7 किया, पता चल गया कि ये वाला बड़ा होगा तो ये बड़ा हो गया। फिर 35 इंटू 3 किया और 36 इंटू 2 किया, फिर चला कि ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। तो ऐसे करके जो छोटा होगा उसको हटाते जाएंगे, बड़ा वाला को रखते जाएंगे, लास्ट में एक बड़ा सबसे बच जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इतना कटिंग, इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सॉरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बिना कॉपी पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्ट्स, इसमें किसी भी सम को। एक तो जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जहाँ पे जो रूल कोई फॉलो नहीं करेगा, उतना आसान अब नहीं आता कि हर बराबर हो या अंश बराबर हो या डिफरेंस बराबर हो, वैसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हर अंश ये बराबर नहीं होगा या हर एक समान नहीं होगा या अंश एक समान नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बिना पेन और कॉपी का यूज किए आप सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है बता सकते हैं। जैसे इसमें छोटा पता करना होता तो इसको इसमें ये छोटा हो गया था, ये हट जाता, फिर इसको चेक करते, इसमें दो जो छोटा रहता उसको रखते, बड़े वाले को हटा देते, फिर जो करते तो लास्ट में एक छोटा वाला बच जाता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बहुत आसानी से हम भिन्न को कुछ सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। ये हमने साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट सम है, ये लास्ट सम है कि एक छात्र परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक कट जाते हैं, तो वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो हमें बताना है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। आजकल के एग्जाम में भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, कहीं पे 3 गलत 3 सही पे 1 गलत, कहीं पे 4 सही पे 1 गलत। यहाँ पे लेकिन देखिए कितना ज़्यादा नेगेटिव मार्क है, 50% नेगेटिव मार्क है। तो आप देखिए एक एग्जाम है जिसमें एक कैंडिडेट है, उसने क्या किया कि 40 प्रश्नों का उत्तर दिया, है ना, उसमें उसको क्या हुआ उसको पता नहीं है कितना गलत दिया कितना सही दिया। जो प्रश्न का आंसर वो सही करता है उसके लिए उसको 4 अंक मिलता है, क्लियर। उसके बाद जो प्रश्न का आंसर वो गलत करता है उसके लिए 2 अंक जो है काट लिए जाते हैं, मतलब फाइन है, निगेटिव मार्किंग है। एक सही उत्तर पे उसको 4 अंक मिलेगा, एक गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिया जाएगा सही वाले में से। तो कुल अंक वो 100 प्राप्त करता है, 100 उसको टोटल मार्क्स मिलता है 40 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। तो हमें ये पता करना है उसने कितना गलत उत्तर दिया था, कितना क्वेश्चन उसने गलत किया। तो मान लीजिए बहुत आसान है, मान लीजिए ये राइट जो किया उसने वो एक्स क्वेश्चन किया, है ना, एक्स क्वेश्चन उसने राइट किया। तो रॉन्ग कितना किया उसने 40 माइनस एक्स, क्लियर है, 40 माइनस एक्स किया उसने। क्यों? हमने राइट सपोज किया कि मान लीजिए उसने एक्स क्वेश्चन का उत्तर सही दिया, तो टोटल क्वेश्चन तो 40 है, 40 का जवाब दिया है उसने, तो 40 का जब आंसर किया तो जो एक्स क्वेश्चन का उसने सही दिया तो गलत कितने का दिया 40 में से एक्स माइनस कर देंगे, उतना क्वेश्चन उसने गलत किया, क्लियर है। अब देखिए
जब x क्वेश्चन उसने सही किया उसके लिए मार्क्स कितना मिलेगा इसको 4 इंटू एक्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, x क्वेश्चन के लिए मिलेगा 4 इंटू एक्स। अगर हम 5 क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 5 इंटू 4 करते हैं ना। उसी तरह ये अगर x क्वेश्चन हमने सही किया तो मार्क्स कितना मिलेगा 4 इंटू एक्स। फिर गलत उत्तर के लिए उसको मिला 2 अंक। तो गलत उत्तर के लिए कितना अंक उसको कटेगा? चलिए कटा, मिला नहीं कटा, तो देखिए 40 माइनस एक्स, ये हो गया रॉन्ग आंसर उसने किया। सही किया x तो रॉन्ग किया 40 माइनस एक्स, तो मार्क्स कटेगा कितना? इंटू 2 करेंगे इसको। जितना क्वेश्चन उसने गलत किया वो गलत किया उसने उतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत करने पे उसको 2 मार्क्स कट जाता है। तो टोटल कितना मार्क्स कटेगा? 2 इंटू जितना क्वेश्चन उसने गलत किया उतने मार्क्स कट जाएगा। मान लीजिए किसी एग्जाम में अगर हम 8 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कट हो जाता है, तो कितना मार्क्स कट होगा हमारा? 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। उसी तरह से हमने यहाँ पे 40 माइनस एक्स क्वेश्चन रॉन्ग किया तो कितना मार्क्स डिडक्ट होगा? कट हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस एक्स। अब देखिए ये टोटल मार्क्स हमको मिला, ये कट जाएगा, तो जो हमें मिलेगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यही ना 100 होगा कि नहीं? बताइए, यही तो 100 होगा ना। जितना क्वेश्चन का हमने आंसर किया, जो मार्क्स हमें जो सही किया उसका मार्क्स जो कट होगा, तो इस सही वाले में से कट वाले को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? एक्यूरेट मार्क्स जो हमें मिला। आजकल आप लोग एग्जाम देते हैं, ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि मार्क्स कैसे आता है। नेगेटिव मार्किंग को, जो क्वेश्चन गलत करते हैं उसका मार्क्स कितना कटा, उसको जब माइनस कर देते हैं, जो हमने सही किया उसके आधार पर उसमें से माइनस कर देते हैं, वही हमें मार्क्स मिलता है। इस समझ में आ गया होगा कि 4x में से अब इसको माइनस करेंगे तो मार्क्स दिया हुआ 100 अंक आया है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस ये हो गया 2 इंटू 40 80, ये होगा प्लस 2x, ये 4x प्लस 2x, ये हो गया 6x, ये इक्वल टू 100 हो गया। 6x माइनस 80 इक्वल टू 100, और 6x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 80, ये हो गया 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 6 मीन्स 30। मतलब 30 क्वेश्चन हमने सही किया। आर जो राइट हमने माना था, राइट क्वेश्चन का संख्या माना था x, यहाँ पे x आ गया 30। तो हमें पूछ रहा है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था, तो ये कितना होगा 40 माइनस एक्स। तो रॉन्ग कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, तो 10 जो होगा यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें पूछा जाता कि कितना क्वेश्चन हमने सही किया था तो वो 30 होता, कितना क्वेश्चन गलत किया था ये पूछ रहा है, तो 40 में से 30 माइनस हो जाएगा 10। अब वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए 30 क्वेश्चन है, कितना मार्क्स मिलेगा? 30 इंटू 4 120, चेक करने के लिए बता रहा हूँ 120। और 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन हमने गलत किया, कट कितना होगा? 10 इंटू 2 तो 20। देखिए तो 120 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 100 आएगा। 120 में से 20 माइनस किया तो ये आ गया ना 100, यही हो गया। ये चेक करने के लिए हुआ हमारा, इसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आंसर सही ही आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब मिलते हैं कुछ और सम लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।